हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आप सभी का आपकी अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है हमारी ये बुकिश नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली हम आपको जो क्लास देते हैं वो इसी बुक से देते हैं, अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। लेकिन आज की जो क्लास है थोड़ा सा डिफरेंट होगी, लेकिन होगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये क्लास ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे, अगर आप एक टीचर हैं और फ्रेशर हैं, बहुत सारी प्रोफेशनल टिप्स ऐसी हैं हो सकता है जिनके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो आज की क्लास से आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी स्टूडेंट की नोटबुक चेक कर रहे हैं, इंग्लिश कंपोजिशन वर्क चेक कर रहे हैं, आप लेटर, ऐसे, स्टोरी, नोटिस, मैसेज, कंपोजिशन वर्क चेक कर रहे हैं, तो किस तरीके से चेक किया जाना चाहिए जिससे कि आपके द्वारा चेक किए गए वर्क में, आपके द्वारा चेक की गई नोटबुक में स्टूडेंट को ये क्लियर पता लगे कि उसकी मिस्टेक क्या है और किस डिपार्टमेंट में है। क्योंकि आपने सिर्फ उसको क्रॉस किया कि ये रॉन्ग है और ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मिस्टेक कौन सी कैटेगरी से है, तो उस स्टूडेंट के लिए अपनी मिस्टेक को समझ पाना पॉसिबल नहीं होगा। और जब उसे ये आइडिया नहीं दिया जाएगा कि मिस्टेक किस कैटेगरी से है, तो उसको इम्प्रूव कर पाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और हमारा मेन मोटिव एज ए टीचर होता है स्टूडेंट की मिस्टेक्स को उसके सामने हाईलाइट करना और उसको इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर डालना कि वो आगे से मिस्टेक्स ना हो। ओके, तो आज की इस क्लास से आपको ऐसे बहुत सारे कोड्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से नोटबुक चेक करते समय टीचर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एज ए स्टूडेंट अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो यहां आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से अप लेवल प्रोफेशनल टीचर्स नोटबुक चेक करते समय, इंग्लिश में आपका जो वर्क है उसको चेक करते समय कुछ कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उन कोड्स की सही जानकारी रखते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी मिस्टेक किस कैटेगरी में है और आगे फिर आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर पर ज्यादा फोकस करके। राइट, तो आज हम इस क्लास में ऐसी ही बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना पेन और पेपर लेकर रेडी रहें। और हमेशा की तरह ये बात मैं आपको फिर से कहता हूं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेसन्स हम डेली अपडेट करते हैं, स्पेशली ग्रामर पर और पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी बोर्ड के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और जनरली सभी के लिए जो इंग्लिश लवर्स हैं, जो इंग्लिश ग्रामर में बेटर होना चाहते हैं। ओके, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारी एक भी क्लास स्किप नहीं करेंगे। राइट, तो सीधे सीधे चलते हैं अपनी क्लास में। तो आज की इस क्लास का जो हमने टाइटल दिया है वो है इंपॉर्टेंट चेकिंग कोड्स। ओके, तो वो कौन से ऐसे कोड्स हैं जिनको टीचर्स अक्सर चेक करते समय यूज करते हैं, जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं। तो स्टूडेंट्स को भी उनकी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो क्लियरली समझ सकें कि उनकी मिस्टेक एग्जैक्टली किस चैप्टर से है। राइट, और उन टीचर्स को भी ये पता हो कि एक प्रॉपर तरीका चेकिंग का क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एस फॉर स्पेलिंग्स। जब भी हम कोई कंपोजिशन वर्क चेक करते हैं, कोई सेंटेंस चेक करते हैं स्टूडेंट का, लेटर, ऐसे, एप्लीकेशन, नोटिस, इस तरह का यानी कंपोजिशन वर्क चेक करते हैं, तो वहां पर काफी मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के कट होते हैं रॉन्ग स्पेलिंग्स की वजह से। और स्पेलिंग्स के रॉन्ग होने का इंग्लिश में एक बड़ा रीजन है कि इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स की कमी नहीं है जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है लेकिन साउंड्स सेम होते हैं, सेम साउंड और डिफरेंट स्पेलिंग। फॉर एग्जांपल BEAR, BEER, दोनों ही कंडीशन में साउंड क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, BL। तो जो स्टूडेंट्स केवल साउंड के साथ कनेक्ट होते हैं, सेंस के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, उन स्टूडेंट्स को अक्सर इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो इनकरेक्ट स्पेलिंग दे देते हैं। जहां BEAR आना चाहिए वहां कई बार BEER कर देते हैं, क्योंकि वो साउंड के साथ कनेक्ट नहीं होते, वो केवल सेंस तक लिमिटेड होते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं डियर।
DEER, DEAR, दोनों ही वर्ड्स की साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। DEAR डियर यानी प्रिय, और DEER डियर एक एनिमल है यानी हिरन। तो जहां DEER का यूज होगा उस कॉन्टेक्स्ट में DEAR का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि DEAR क्या है, एडजेक्टिव, और DEER क्या है, नाउन। लेकिन साउंड सेम होने की वजह से कई बार स्टूडेंट्स इनकरेक्ट स्पेलिंग दे देते हैं। तो एक जो मेजर रीजन होता है आपके मार्क्स कट होने का डियर स्टूडेंट्स, वो होता है रॉन्ग स्पेलिंग्स का होना। तो अपनी स्पेलिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करें, पर्टिकुलरली यानी खास तौर पर उन वर्ड्स पर जो सेम साउंड वाले हैं, जिनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, होमोफोन्स। ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं लेकिन साउंड क्या होती है, सेम। तो ऐसे वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया करें। तो ऐसी मिस्टेक्स पर अक्सर प्रोफेशनल टीचर्स, जहां आपकी इस टाइप की मिस्टेक होती है, वहां पर क्या मेंशन कर देते हैं, एस। कई बार वो इसको सर्कल कर देते हैं इस टाइप से, सर्कल के अंदर एस। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर आपकी स्पेलिंग एरर्स ज़्यादा हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा हैं। कुछ टीचर्स उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं जिनकी स्पेलिंग इनकरेक्ट होती है, और कुछ टीचर्स वहां पर ऐसे ही रफली अंडरलाइन करके और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के पास क्या लिख देते हैं, एस। यानी इस पैराग्राफ में आपकी स्पेलिंग एरर्स बहुत ज्यादा हैं, राइट। तो एस स्टैंड्स फॉर स्पेलिंग्स। अब हम सेकंड कोड की तरफ बढ़ते हैं, वो है पी। एक दूसरा बड़ा जो रीजन है डियर स्टूडेंट्स आपके मार्क्स के कट होने का अक्सर कंपोजिशन में, वो है पी यानी पंक्चुएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पंक्चुएशन साइंस को लेकर के गंभीर नहीं होते। 3 मेजर पंक्चुएशन साइन तो आपको पता ही है, कौन कौन से, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी साइन। सेंटेंस के लास्ट में इन 3 में से कोई ना कोई साइन इस्तेमाल जरूर होगा, या तो फुल स्टॉप जिसका शेप ये है, या क्वेश्चन मार्क, ओके, जिसका शेप ये है, या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। इन 3 में से कोई ना कोई साइन आना चाहिए सेंटेंस के एंड में। इनसे अलग और भी बहुत सारे पंक्चुएशन साइंस होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं अपने सेंटेंसेज में। और जिन स्टूडेंट्स को इस चैप्टर की डिटेल्स जाननी है, इस चैप्टर को सही से समझना है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको डीपली वॉच करें। उसमें एक लेसन पर्टिकुलरली पंक्चुएशन पर है, राइट। तो पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखते हैं तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो ग्रामेटिकल पॉइंट्स पर बहुत माइक्रो लेवल पर जाते हैं, तो आपके मार्क्स को कट कर देते हैं, और वहां अक्सर वो कोड क्या करते हैं, पी। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि आपके पैराग्राफ के अंदर, आपके उस पर्टिकुलर सेंटेंस में पंक्चुएशन रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, ओके। और उसी तरीके से मैं टीचर से भी यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कॉपी चेक करते हैं तो आप कोडिंग जरूर करें, शो जरूर करें स्टूडेंट को कि उसकी मिस्टेक्स पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर किस तरह की हैं, जिससे कि वो अपनी नोटबुक को जब ऑब्जर्व करे चेक होने के बाद तो उसे रियलाइज हो कि मेरी मिस्टेक्स किस तरह की हैं, कैटेगराइज हो मिस्टेक्स, जिससे कि आगे से वो उन पर और ज्यादा फोकस कर पाए पर्टिकुलर चैप्टर्स पर और उन्हें इंप्रूव कर पाए। अब नेक्स्ट कोड क्या है, टी। तो टी का मतलब क्या है, टी फॉर टेंस। टेंस का मतलब मेनली क्या है, यूज ऑफ राइट वर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सेंटेंस में कई बार इनकरेक्ट वर्ब का यूज करते हैं, और जैसे ही आप इनकरेक्ट वर्ब यूज करते हैं आपके सेंटेंस का क्या डिस्टर्ब हो जाता है, टेंस। क्योंकि टेंस का जो कनेक्शन है वो वर्ब के साथ है। अगर राइट वर्ब यूज करेंगे तो आपके सेंटेंस का टेंस राइट होगा, अगर आपकी वर्ब रॉन्ग हो जाएगी तो आपके सेंटेंस का टेंस भी मिसफिट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इसको टीचर्स कई बार किस तरीके से कोड करते हैं, टी, टी फॉर टेंस। तो आप जब भी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कोई लेटर, ऐसे, एप्लीकेशन कुछ भी लिख रहे हैं, तो हर सिंगल सेंटेंस का टेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस है क्या उस सेंटेंस की फीलिंग के हिसाब से हमारे सेंटेंस का टेंस है या नहीं, क्या हम राइट वर्ब यूज कर रहे हैं, ओके। और आपकी नोटबुक अगर चेक होकर आपके पास आई और उस पर टीचर ने कोड किया है
टी, तो इट मीन्स आपने रॉन्ग टेंस का यूज किया है, रॉन्ग वर्ब्स का यूज किया है। नेक्स्ट कोड है ए। ए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल, और इंग्लिश में आर्टिकल्स कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 3। कौन कौन से? ए, एंड और द। कभी कभी कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर द को हम दी साउंड भी देते हैं। इस पर भी हमारा एक चैप्टर यहां दिया हुआ है हमारी प्लेलिस्ट में, जहां हमने डिटेल में डिस्कस किया है आर्टिकल्स को। तो जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में हैं, वो स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट के जो लेसन्स हैं, वीडियो लेसन्स, उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे तो वहां उनको ये लेसन भी मिलेगा। तो आर्टिकल्स को कई बार कैटेगराइज किया जाता है इस तरीके से, और इसको शो किया जाता है ए इनसाइड सर्कल। तो इसका मतलब यही है कि स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर या पैराग्राफ के अंदर ए एंड द का यूज सही से नहीं किया है, आर्टिकल्स इनकरेक्ट है। तो इससे आपको ये समझना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल्स का यूज बहुत ही माइक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन के साथ होता है। जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर को, आर्टिकल्स को, खासतौर से यूजेज ऑफ द, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। कई बार स्टूडेंट जहां द आना चाहिए वहां ए का यूज कर देते हैं, जहां ए आना चाहिए वहां द का यूज कर देते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स को आप तब ही ओवरकम कर सकते हैं, तभी आप इनसे बाहर आ सकते हैं, इनको क्लियर कर सकते हैं, जब आप इस चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे आर्टिकल्स। आपकी बहुत सारी बुक्स में ये चैप्टर आर्टिकल्स किस टाइटल से मिलता है? डिटरमाइनर्स। ओके, तो अगर आपकी जो कंटेंट है, अगर आपके जो इंडेक्स है वहां पर अगर ये आर्टिकल नाम से चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप किस में देखें इसको? डिटरमाइनर्स में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट कोड है डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वर्ड। इसका मतलब क्या है? कई बार हमारे स्टूडेंट्स इनकरेक्ट वर्ड का यूज कर देते हैं, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस कॉट द थीफ, इस टाइप से। लेकिन यहां पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से राइट वर्ड पकड़ने के लिए कॉट नहीं है, क्या होना चाहिए? अरेस्टेड। तो जब आप एक इनकरेक्ट वर्ड यूज कर देते हैं तो वहां पर टीचर्स इस तरीके से शो करते हैं, कोड देते हैं डब्ल्यू इनसाइड सर्कल। इसका मतलब है आपने राइट वर्ड्स का यूज नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बेसिक स्टेज पर होते हैं, ग्रामर में बहुत ज्यादा उनकी ग्रिप नहीं होती है, वो वर्ड्स की हिंदी के हिसाब से वर्ड्स को यूज करते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, एक ब्लंडर है। वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट यूज होते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कैच का अपना कॉन्टेक्स्ट है, अरेस्ट का अपना कॉन्टेक्स्ट है। ब्रेक मीन्स भी तोड़ना है, प्लक मीन्स भी तोड़ना है, PLUCK, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। जहां पर BREAK ब्रेक यूज होगा तोड़ना के लिए, वहां पर अक्सर प्लक यूज नहीं होगा, PLUCK। भले ही दोनों की हिंदी क्या है? तोड़ना। तो हमें वर्ड्स को किसके हिसाब से यूज करना होता है? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि किन कंडीशंस में उस वर्ड का यूज होना है। तो जब भी आप डिक्शनरी को विजिट किया करें, वर्ड की सिर्फ हिंदी ना देखें, उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझें। एक अच्छी डिक्शनरी आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताती है कि किन कंडीशंस में उस वर्ड का यूज होना है। ओके, तो ये कोड हमने आपके साथ डिस्कस किया, डब्ल्यू यानी वर्ड। अब नेक्स्ट कोड की तरफ आते हैं, जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रामर की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, वो मैं कई बार पूछता हूं तो बताते हैं GRAMMER, बट माय डियर स्टूडेंट्स स्पेलिंग होती है AR, GRAMMER। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ या कंपोजिशन टास्क के अंदर ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक्स ज्यादा की हैं। हो सकता है प्रोनाउन का जो यूज है वो नाउन के अकॉर्डिंग ना हो, एंटीसीडेंट्स गलत हो, प्रीपोजिशंस गलत हो, रॉन्ग कंजंक्शंस का यूज किया हो। तो इस टाइप की मिस्टेक्स जब होती हैं तो कई बार टीचर उसको कोड कर देते हैं जी, यानी स्टूडेंट ने ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक्स की हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो हम कोड लेते हैं यहाँ पे ओ फॉर ओमिशन। तो इसको इस तरीके से शो कर देते हैं टीचर्स कई बार। तो ओ फॉर ओमिशन, और अगर आपकी किसी पैराग्राफ में के आसपास ओ शो किया गया है सर्कल के अंदर, तो इसका मतलब है
ओमिशन रिलेटेड मिस्टेक्स हैं। ओमिशन का मतलब क्या है, आपने जो सेंटेंस लिखा है, जैसे सपोज करिए आपने सेंटेंस लिया है बॉय किक द बॉल। अब यहां पर आपने एक वर्ड मिस कर दिया है, बॉय से पहले डिटरमाइनर आना चाहिए द बॉय किक द बॉल। ये सेंटेंस राइट है, लेकिन आपने क्या लिखा, बॉय किक द बॉल। तो ओमिशन का मतलब है कि आप कोई ना कोई वर्ड लिखना भूल गए हैं, नोइंगली या अननोइंगली, ये अलग बात है, लेकिन आपको वहां कोई वर्ड देना था जो आपने नहीं दिया है। इस तरह की मिस्टेक्स को क्या बोलते हैं, ओमिशन। यानी जहां सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वर्ड आना चाहिए, ऐसा कोई वर्ड आप वहां देना भूल गए हैं, तो ये ओमिशन रिलेटेड मिस्टेक्स होती हैं। इसका मतलब ये है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब वो है ई। ई स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब हो जाता है जब टीचर इस तरह से कोड करें, रॉन्ग इंग्लिश। यानी आपने जो ट्रांसलेशन किया है वो रॉन्ग है, वो ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। इससे ये मतलब निकलता है। तो कई बार जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वो डिस्टर्ब होता है हमारा, और वहां पर हम राइट सिंटैक्स यूज नहीं कर रहे होते हैं, राइट स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो इस टाइप की मिस्टेक्स जब ज्यादा होती हैं तो कई बार चेक करने के बाद टीचर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के सामने क्या शो कर देते हैं, इनसाइड सर्कल ई। इसका मतलब है आपने जो ट्रांसलेशन दिया है वो रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कोड है एस। एस का मतलब क्या है, एस इनसाइड सर्कल ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट। यानी आपका सेंटेंस हो सकता है कि ग्रामेटिकली राइट हो, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर जो फैक्ट आप दे रहे हैं वो राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेटमेंट दिया, लक्ष्मण वॉज दी एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ। लक्ष्मण दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। तो सेंटेंस तो ये राइट है ग्रामेटिकली, लेकिन ये फैक्ट राइट नहीं है। फैक्ट क्या था, राम वॉज दी एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ। राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। तो कई बार जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो उसके अंदर जो फैक्ट है वो इनकरेक्ट होता है, तो वहां शो किया जाता है इनसाइड सर्कल एस। यानी जो आपका सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, उसके अंदर ट्रुथ नहीं दिया गया है, सेंटेंस इनवैलिड है, उसके अंदर फैक्ट रॉन्ग है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जेड। जब जेड को इस तरीके से इनसाइड सर्कल दिया जाता है, आपकी नोटबुक में कहीं आपने कोई वर्क चेक कराया है, उसमें आपको इस टाइप से मिलता है, तो इसका मतलब है जेड फॉर इरेलेवेंट। इरेलेवेंट का मतलब है कि ऐसे था प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पर, यानी अनएम्प्लॉयमेंट पर आपको ऐसे देना था, बेरोजगारी पर ऐसे लिखना था आपको। और वहां पर आप पता लगा पैराग्राफ आपका जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का क्या महत्व है। तो टॉपिक से हटके आपने वहां पे लिखना शुरू कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को या उन लाइंस को टीचर अंडरलाइन करके कई बार क्या शो कर देते हैं वहां पर, जेड। इसका मतलब है जो आपने लिखा है वो ग्रामेटिकली राइट हो सकता है, लेकिन वो इरेलेवेंट है, यानी उसका टाइटल के साथ कनेक्शन नहीं है। राइट। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर और आप लिख रहे हैं इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो जो मेन थीम है उससे आप हट के लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते और काफी मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। और स्टूडेंट सोचता है मैंने फुल पेपर किया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, मैंने 4 पेज का ऐसे लिखा है, मुझे टाइम में से 8 तो ऐसे पर मिलने ही चाहिए। लेकिन कई बार क्या लिख देते हैं आप, इरेलेवेंट, काफी हट के लिख देते हैं, तो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, लेकिन आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, कई बार वो डबल एक्सक्लेमेटरी साइन इनसाइड सर्कल मिलता है, और इसका मतलब होता है एग्जेग्रेशन, EXAGGERATION। यानी कि आपसे पूछा गया है 20 वर्ड्स में और वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपने उसका आंसर दिया है 60 वर्ड्स में, तो ये क्या हो गया, एग्जेग्रेशन। आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो
क्वेश्चन 1 मार्क का है उस पर 2 नहीं मिल सकते, और जो 2 मार्क्स का उस पर 4 नहीं मिल सकते, चाहे उस पर आप 4 पेज लिखते हैं। तो जो वर्ड लिमिट होती है उसको हमें फॉलो करना ही चाहिए। इससे ना सिर्फ हम अपना टाइम सेव करेंगे और उस टाइम को हम अदर क्वेश्चंस पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो कुछ क्वेश्चंस पर इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के लिए टाइम की कमी हो जाती है, और वो क्या कहते हुए एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं कि मुझे आता तो था लेकिन टाइम शॉर्ट पड़ गया, इसलिए मेरे कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो मुझे आते थे। ये तब होता है जब आप एग्जीग्रेशन के शिकार होते हैं। तो ऐसे में कई बार टीचर्स ये सिंबल आपको शो करते हैं नोटबुक में चेकिंग के बाद। इसका मतलब है कि आपने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं किया है, जितना पूछा था उससे ज्यादा आपने लिखा है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोड्स जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये हमने आपके साथ शेयर किए। इससे आप आगे कभी भी जब आपकी नोटबुक चेक होकर आपके पास आएगी तो आप थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि आपकी मिस्टेक्स किस कैटेगरी में है, और टीचर्स को भी थोड़ा प्रोफेशनली नोटबुक चेक करने में हेल्प होगी कि हमें चेक करते समय ये मेंशन करना चाहिए कि स्टूडेंट की मिस्टेक किस कैटेगरी में है। ओके, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से यही एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब भी कोई आप वर्क करते हैं लाइक लेटर, एसे, एप्लीकेशन, यानी कि कंपोजिशनल वर्क, कंपोजिशन वर्क करते हैं, तो अपनी स्पेलिंग्स को लेकर के कॉन्शियस रहें। चेक करें टीचर को अपनी नोटबुक सबमिट करने से पहले, अपनी आंसर कॉपी सबमिट करने से पहले कि आपकी स्पेलिंग्स राइट हैं क्या। रिवीजन करें, पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करें कि क्या आपने प्रॉपर्ली पंक्चुएट किया है अपने कंटेंट को। टेंस को चेक करें, हर सेंटेंस का वर्ब चेक करें कि राइट वर्ब है या नहीं। आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करें कि हर सेंटेंस के अंदर आपने सुटेबल आर्टिकल्स यूज किए हैं या नहीं। वर्ड्स को देखें कि क्या वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रॉपर्ली यूज हुए हैं। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रीचेक करें, ओमिशन तो नहीं हुआ है कहीं पर, ये देखें कोई वर्ड मिस तो नहीं कर रहे हैं आप जो सेंटेंस में आना चाहिए। क्या आपने ट्रांसलेशन के रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया है, रॉन्ग इंग्लिश तो नहीं दे रहे हैं। जो फैक्ट आप दे रहे हैं वो वैलिड है या नहीं। कहीं आप पूछा कुछ गया है, आप कुछ और तो मेंशन नहीं कर रहे हैं। क्या आपने वर्ड लिमिट को प्रॉपर्ली फॉलो किया है। तो ये पॉइंट्स अगर आप चेक करेंगे अपने किसी भी एग्जाम में या टेस्ट में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जितने भी एग्जाम्स आप फेस करेंगे, चाहे वो एकेडमिक हो या कोई भी कंपटीशन हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल वॉचिंग। ओके, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Thank you. I will be back with a new chapter.